हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं, 3 वर्ग। इससे पहले बाकी के 3 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। उनकी अगर वीडियो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आपको अगर आपको चाहिए तो उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सारे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हैं। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है सामंतवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो, सामंतवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जर्मन भाषा के शब्द फ्लूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो 1 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ये टोटल 10 क्वेश्चन है 1 नंबर वाले। सेकंड में देखते हैं फ्रांसीसी समाज के कितने वर्गों में विभाजित था। फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 3। प्रथम वर्ग में आते थे पादरी, द्वितीय वर्ग में आते थे अभिजात एवं तृतीय वर्ग में क्या आते थे? कृषक। तीसरा वर्ग में क्या आता था? कृषक। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि प्रथम वर्ग में क्या आता है। तो प्रथम वर्ग वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है पादरी, और कृषक के भी आएंगे आपके, वो होते हैं तीसरे वर्ग में। कृषि के अगर आ जाएंगे तो उसमें क्या लिखना है हमको? तृतीय वर्ग में आते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है मैनर से आप क्या समझते हैं। देखो, मैनर जो होता है वो लॉर्ड का घर होता है। किसका घर होता है? लॉर्ड का घर। लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता है। इसमें उनके घर, निजी खेत, चारागाह और दास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टीथ क्या है? टीथ एक प्रकार का कर था। क्या होता है? कर, जिसे चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक में लेता था। उसकी उपज के 10वें भाग का रूप है। क्या है? जैसे कृषक के उसके उपज जो होता है उसका 10वां भाग जो लेता था उसको हम कर बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है नाइट कौन थे। देखो, नाइट जो हुए 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। जो स्थानीय युद्ध होता था वो हमेशा होते रहते थे। शौकीय कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और एक कुशल घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। इन्हें ही नाइट कहा जाता था। नंबर 6, फीफ किसे कहते हैं? लॉर्ड नाइट को खर्च चलाने के लिए भूमि का एक भाग देता था, जिससे फीफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे फीफ कहा जाता था। लॉर्ड नाइट के खर्च जो चलाना होता था तो भूमि का एक भाग दे दिया जाता था, जिसको क्या बोला जाता था? फीफ कहा जाता था। इसके बाद नाइट लॉर्ड को रक्षा का वचन देते थे। इसके बदले क्या करता था? नाइट लॉर्ड को रक्षा का वचन देता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। नंबर 7, मध्यकाल में चर्च की प्रभु सत्ता किसके पास थी? मध्यकाल में चर्च की जो प्रभु सत्ता थी वो रोम के पोप के पास थी। किसके पास थी? रोम के पोप के पास। नंबर 8, फ्रायर किसे कहते हैं? 13वीं शताब्दी से भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निश्चय किया। क्या किया? कि हम मठों में आज के बाद से नहीं रहेंगे। इन्हें फ्रायर कहा गया। क्या कहा गया? फ्रायर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। क्या करते थे वो? एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। नंबर 9, टेली क्या है? राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टेली कहा जाता था। नंबर 10, सर्फ किसे कहा जाता था? वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य कर सकते थे, उन्हें सर्फ यानी कि कृषि दास कहा जाता था। ठीक है, सर्फ का दूसरा वर्जन क्या है? कृषि दास। अब आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? यूरोप के सामाजिक वर्ग में अब अभिजात वर्ग की मुख्य विशेषता क्या थी? जो यूरोप के सामाजिक वर्ग थे उसमें अभिजात वर्ग के मुख्य विशेषता क्या थी, ये हमें बताना है। तो यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या थी वो? ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। बड़े भूस्वामी और
अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भू स्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। अभिजात वर्ग की विशेष हैसियत होती थी, उनका अपनी पसंद पर, उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पे पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, उनके पास अपनी समानती सेना थी। वे अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे। वो क्या करते थे? अपना खुद का ही न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचालित कर सकते थे। अगर वो चाहें तो अपनी कोई भी मुद्रा वो अपना वहाँ पे चला सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। नंबर 2, सामंतवाद क्या था? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ मिला दिया गया। पहला सामंतवाद क्या था, उसका जवाब हमें देना, उसके बाद आर्थिक विशेषताएं बतानी है उसकी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ सामंतवाद लिख के आप छोड़ दो। तो हम क्या लिखेंगे सामंतवाद में? सामंतवाद जर्मन शब्द का फ्लूट से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह एक ऐसा समाज की ओर संकेत करता था जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। तो ये हो गया सामंतवाद। अब आते हैं उस आर्थिक विशेषता के बारे में बताएंगे हम। तो उसकी आर्थिक विशेषता के बारे में क्या है? आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार के कृषि उत्पादन को अभिव्यक्त करता था। किसको अभिव्यक्त करता था? कृषि उत्पादन को, जो सामंत यानी कि लॉर्ड और किसानों के संबंधों पर आधारित था। किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और लॉर्ड किसानों को उनके श्रम सेवा के बदले उनकी सैनिक सुरक्षा की गारंटी देती थी। लॉर्ड के किसानों पर व्यापक न्यायिक अधिकार थे। इसलिए सामंतवाद ने किसानों के जीवन के न केवल आर्थिक पहलू बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव डाला। नंबर 3, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? पहले हमें क्या बताना है? मध्यकालीन के यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था। उसके बाद हमें क्या बताना है? उसमें कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखते हैं, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था। क्या था? पादरी वर्ग था। इस वर्ग में पोप, बिशप तथा पादरी शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? पोप, बिशप और पादरी। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कैथोलिक चर्च में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पोप पश्चिम चर्च के पोप क्या थे? पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे और वे रोम में रहते थे। कहाँ रहते थे? रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप तथा पादरी द्वारा किया जाता था। अधिकतर गांव के अपने चर्च होते थे। जितने भी वहाँ पर गांव थे उसमें से ज़्यादातर गांव के अपने चर्च होते थे, जहाँ प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे। चर्च के अपने नियम होते थे। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। चर्च के अपने कुछ नियम होते थे और उसके नियम के अनुसार क्या होता था? हर व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता। उसके बाद हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका क्या थी, है ना? कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका का वर्णन करना है हमें। तो चलिए हम आगे उसके बारे में भी जानते हैं। कृषिदास शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी। पादरी बनने वाला विवाह नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी। चर्च को किसानों से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। चर्च को क्या था कि किसान अगर जो उपज कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जैसे कि आपका गेहूँ उगाया है तो उसका 10वां भाग में से 1 भाग लेने का उसका अधिकार था। इससे टिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टिथ। धनी लोग दोबारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिए जाने वाला दान भी चर्च के आय का एक प्रमुख स्रोत था। नंबर 4, लॉर्ड तथा नाइट की आपसी संबंधों का वर्णन करें। किसके? लॉर्ड का तथा नाइट का, उनके आपस में क्या संबंध थे वो उसके बारे में हमें बताना है।
तो क्या करेंगे, लोड, ठीक है, नाइट लोड से, नाइट जो थे लोड से उसी प्रकार जुड़े हुए थे जिस प्रकार लोड राजा से संबंध थे। लोड नाइट की जमीन की एक भाग देता था और उसकी रक्षा करने का वचन देता था। जमीन के इस भूभाग को फीफ कहा जाता था। फीफ को उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता था। इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पवन चक्की और मदिरा संपीडक के अतिरिक्त उनका घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने का स्थान होता था। नंबर 5, फीफ के बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था, जो कि हमें पता है, और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के फ्रांस के कैथीड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए थे, ये हमें बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी में फ्रांस में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। इन्हें ही कैथीड्रल कहा जाता था। किसे कहा जाता था कैथीड्रल में? 12वीं सदी में, जब फ्रांस में बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा था। पहले छोटे चर्च होते थे, बाद में बड़े बड़े चर्च बनाने लगे कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे आ सकें। उसे क्या कहा गया? कैथीड्रल। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। कैथीड्रल क्या चीज़ से बना होता था? पत्थर से, और उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया। उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे वहाँ और भी लोग आके रहने लगे। जब उनका निर्माण पूरा हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गया। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। इन्हें ही कैथीड्रल नगर कहा गया। अब करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे? ये 3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे बना के आना है। कुछ टॉपिक हैं जो आपको समझना है और उन्हें अपने दिमाग में याद रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैनर की जागीर क्या थी? पहला क्या पूछ रहा है कि मैनर की जागीर क्या थी। उसके बाद हमें क्या बताना है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है कि उसमें कौन कौन सी विशेषता होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैनर की जागीर क्या थी। मध्यकालीन लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था। क्या होता था? मैनर भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव में मालिक थे। किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़े जागीर में 50 से 60 परिवार हो सकते थे। मैनर की जागीर में निम्नलिखित मुख्य विशेषता थी। कौन कौन सी थी वो हम देखते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या थी? प्रतिदिन उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बड़ी लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल कर सकते थे। औरतें वस्त्र काटती एवं बुनती थी और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीडक में काम करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे जहाँ लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। नंबर बी, 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक व्यक्ति शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। नंबर सी, मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धात के बर्तन के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे।
ऐसे चीज़ों को उन्हें दूसरे स्थान से प्राप्त करना पड़ता था। नंबर डी, 12वीं सदी में गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट के वीरता की कहानी गीतों के रूप में सुनाए हुए घूमते रहते थे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कमरे के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, जहां मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो संगीतों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। देखो, इसका पीडीएफ अगर आपको किसी को चाहिए तो कमेंट करना, ताकि मैं पीडीएफ आपको दे सकूं। नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था। पहला क्या हमें बताना है कि 14वीं शताब्दी का संकट क्या था। तो पहले ये हम कर लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। इस संकट के लिए मुख्य रूप से 3 कारक जिम्मेदार थे। कितने थे? 3 कारक। देखो, और क्या पूछ रहा है इसमें, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो इसमें कितने कारक थे? 3 कारक उत्तरदायी थे। इस संकट के क्या परिणाम निकले थे। तो सबसे पहले 3 कारक हम देख लेते हैं। पहला कारक क्या है? मौसम में परिवर्तन। पहला कारक क्या है? मौसम में परिवर्तन। और दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है अपना चांदी के उत्पादन में कमी। और तीसरा क्या है? महामारियाँ 12वीं से 13वीं सदी में जो जैसे जैसे हुई थी। तो चलिए कारक 1 हम पूरा करते हैं पहले। मौसम में परिवर्तन। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंड ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफान और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फॉर्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसकी परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व के अनुकूलन जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगलों और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए। जिसका तत्कालिक परिणाम था अकाल। क्या था जिसका तात्कालिक परिणाम? अकाल था। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा। अब आते हैं सेकंड में, बी में। चांदी के उत्पादन में कमी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया की चांदी की खानों की उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी हुई, जिसके व्यापार पर प्रभाव हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। नंबर सी, महामारियाँ 12वीं एवं 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देश में व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ प्लेग महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप के जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग लग रहा था, जो 1347 और 1350 के मध्य महामारी के से पूरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक का आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कविलित और हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वाले लोगों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर इससे सबसे अधिक प्रभावित हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई, यानी कि लगभग में आधा। नंबर डी, ये अपना क्या है? परिणाम है ना। उसमें क्या पूछा था? परिणाम क्या हुआ था, तो परिणाम हमें भी बताना है। तो परिणाम का हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक व्यवस्था विस्थापन हुआ।
जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों के ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों के दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि होगी? 250% तक की। क्यों हुई ये वृद्धि? क्योंकि अगर मजदूर, जहाँ पे 10 मजदूर लगना है वहाँ पे अगर आपको 2 मजदूर मिल रहे हैं, तो बाकी मजदूर क्या किए? उन्होंने काम करने के लिए मना करने लगे, जिसके कारण उन्हें उनकी व्यवसाय का जो वेतन था वो बढ़ाना पड़ा। बचा हुआ श्रमिक बल अपनी ही पुरानी दरों से दुगने की मांग करने लगे। आज का तीसरा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं का जीवन तथा मठवाद का वर्णन करना है। भिक्षुओं का जीवन और मठवाद का वर्णन करना है। तो क्या करना है? भिक्षु विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। ये अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये लोग एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें आबे या मोनेस्ट्री मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आबे या फिर मोनेस्ट्री मठ, जो मनुष्य की आम आबादी से बहुत ही दूर होते थे। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियां नन कहलाती थी। कुछ आबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिए क्या नियम थे वो हमें बताना है। बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिनमें नियमों के 73 अध्याय थे। कितने थे? टोटल 73 अध्याय थे। इनका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जा रहा था। इस पुस्तक का कुछ नियम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए, यानी कि भिक्षु बहुत कम बोलते थे। वो बोलने ज़्यादातर क्या होते थे? खामोश रहते थे। विनम्रता का अर्थ आज्ञा का पालन। किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुओं को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की सभी वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला, सभी उसकी सीमा के अंदर हों। तो आज का क्लास ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।